जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सब इंस्पेक्टर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं साइंस में विविध तरह का कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिसका साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। और फिर इस तरह से हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न रहा आपके सामने इस तरह, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किन के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन या फिर आयन के कारण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या फिर इनमें से सभी? इनमें से किन के कारण धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है? तो हम देखते हैं कि कोई भी धातु परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। तो जो परमाणु होता है, परमाणु में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज होता है। अब इसमें आवेश देख लें, चार्ज देख लें कि किस पर कौन सा चार्ज होता है। चार्ज यानी आवेश। तो इन पर आवेश देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज और फिर न्यूट्रॉन पर होता है कोई भी चार्ज नहीं रहता है, ये न्यूट्रल होता है, यह उदासीन होता है। न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन पर जितना चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज रहता है, लेकिन प्रोटॉन पर प्लस चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही माइनस चार्ज रहता है। यानी कि एगो प्रोटॉन और एगो न्यूट्रॉन मिल जाए तो चार्ज 0 हो जाता है, यानी उदासीन हो जाते हैं मिलकर। अब देखते हैं कि धातु के जो तार होते हैं उसमें परमाणु होते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अब जो परमाणु किस तरह से होते हैं, यह हो गया नाभिक, और नाभिक के बाहर जो होते हैं कक्ष होते हैं। यह हो गया नाभिक, नाभिक हो गया। नाभिक के अंदर क्या रहता है? नाभिक के अंदर रहता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, दो चीज़ नाभिक के अंदर रहता है। और ये जो हो गए कक्ष, इन कक्ष के अंदर में क्या रहते हैं? कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में अपना चक्कर लगाते रहते हैं। अब होता है क्या कि ये जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। धातुओं में ये इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री हो जाते हैं यानी मुक्त हो जाते हैं। और फिर जो तार होता है, इस तार में अनगिनत परमाणु रहते हैं। इन तार में अनगिनत परमाणु रहते हैं और उनका सजावट कुछ इस तरह से रहता है कि एक परमाणु जस्ट उससे सटा हुआ दूसरा परमाणु, फिर बगल में तीसरा, फिर चौथा। तो जब इस तरह से परमाणुओं की सजावट होगा तो बीच में उन लोगों के खाली स्थान कुछ बच जाता है। जिस तरह से हम गेंद को, अगर 4 गेंद को सजाएं तो बीच में खाली स्थान बच जाएगा। तो इन स्थानों में होता है क्या कि इन परमाणुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन्हीं स्थानों में आ जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन खाली स्थानों में आ जाते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो कक्ष रहता है इसमें उपस्थित प्रोटॉन जिस पर प्लस चार्ज है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस पर माइनस चार्ज है, तो प्रोटॉन जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अपने तरफ खींचते हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्लस चार्ज या माइनस चार्ज के बीच में आकर्षण होता है, तो प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर यानी बाहरी कक्ष में होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ये प्रोटॉन उतना ताकत इस पर नहीं लगा पाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हो जाते हैं, फ्री रहते हैं, यहाँ पर जहाँ जहाँ स्थान खाली रहता है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। तो सभी परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि जब इधर से हम आवेश देते हैं तो आवेश को इस पॉइंट से लेकर और दूसरे पॉइंट तक पहुंचा देते हैं। तो यानी कि इधर से जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो करंट को ये जो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाते हैं। तो अगर देखा जाए कि धातु जो है ठोस, तो ठोस धातु जो कि
विद्युत धारा का प्रवाह देखा जाए इसमें किन कारण से होता है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे इसमें कि धातु में तार का धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किन के कारण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। ठीक, प्रोटॉन के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन के इसमें कोई भी गतिविधि नहीं होगा, वो नाभिक के अंदर प्रोटॉन उपस्थित होता है। आयन अगर देखा जाए आयन के कारण, तो आयन के कारण धातु में नहीं होता है विद्युत धारा का प्रवाह, आयन के कारण होता है। जैसे कोई जलीय विलयन ले लिया जाए, और इसमें एसिड है और साथ में H2O भी है, यानी पानी भी है, और कोई एसिड है। एसिड में बैटरी अगर ले लिया जाए तो H2SO4 हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और जल इसमें उपस्थित रहता है। तो जल में जैसे एसिड डाला जाता है तो आयंस में टूट जाता है, वो आयंस में टूट जाता है। तो इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो होता है आयन के कारण। किसमें? जलीय विलयन में। जो भी जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन, इसमें एसिड डाल दिया गया तो इसको कहेंगे, वाटर में अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। या कहाँ देखने को मिलता है इलेक्ट्रोलाइट? वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य देखा जाता है बैटरी में हम लोगों को मिलता है वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य में जलीय विलयन जो होते हैं, वैद्युत अपघट्य जलीय विलयन ही होते हैं। तो वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह होता है आयंस के कारण, और ठोस में विद्युत धारा का प्रवाह होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किनके कारण होगा, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ये क्या उत्पन्न करता है? तो जो भी आवेश स्थिर होगा, कोई अगर आवेश है और यह आवेश स्थिर है, तो आवेश अगर स्थिर है तो यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और उसी आवेश को अगर गतिमान कर दिया जाए, आवेश को अगर गति प्रदान कर दिया जाए, तो गति प्रदान करने के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का गुण भी, आवेश को अगर गति प्रदान कर दिया जाए तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, यानी कि चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक, लेकिन आवेश को स्थिर रखते हैं तो स्थिर रखने पर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे कि इसको तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जहाँ भी हाई वोल्टेज का जहाँ भी तार रहता है तो वहाँ पर किसी आदमी को जाने पर या फिर किसी जानवर के जाने पर वो तार अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है और करंट लग जाता है। तो जो भी आवेश गतिमान होगा, गतिशील होगा, तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आवेश को स्थिर रखा गया है, तो स्थिर रखा गया है तो केवल इसमें विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विद्युत चलक का वह गुण जो विद्युत धारा को ताप में बदलता है। अब देखते हैं कोई चालक है, कंडक्टर है, चालक को इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं, चालक। तो इसमें देखते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है उसको ताप में कौन बदलता है। जैसे कि अगर हम चलते हैं, रोड पर चलते हैं, तो रोड क्लीन होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वही रोड अगर बहुत ख़राब रहता है, रोड अगर
पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें चलने पर जो होते हैं हमारे पैर जो होते हैं, नीचे का जो तलवा जो होता है वो गर्म हो जाते हैं रगड़ के कारण। और फिर अगर देखते हैं कि अगर हाथ ही अगर हम रगड़ते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हैं तो कुछ देर तक रगड़ने के बाद अगर देखते हैं कि वो गर्म हो जाते हैं, उसमें ताप उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो होता है रगड़ने के कारण, एक दूसरे से कांटेक्ट कर कर रगड़ने के कारण इसमें ताप उत्पन्न हो जा रहा है। अगर दो वस्तुओं में टक्कर होता है, दो गो वस्तु है, दो गो वस्तु अगर इनमें टक्कर होता है तो इन टक्कर के कारण भी, टकराव के कारण भी उसमें गर्मी उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न हो जाता है, गर्मी उत्पन्न हो जाता है टक्कर के कारण भी। अब देखते हैं जो धातु होते हैं, धातुओं के जो परमाणु होते हैं, वो तारों में जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से गति करते हैं। जैसे हम इधर से अगर हम करंट सप्लाई करते हैं किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तार को, तो तार को जोड़ने के बाद इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि अगर ये जोड़ देते हैं तो करंट का इसमें सप्लाई होगा। तो करंट का जब सप्लाई होगा तो इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं। एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के बाद एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के क्रम में होता है क्या कि इनमें बहुत से परमाणुओं से टकराना पड़ता है। जब इस तार को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो एक छोर से दूसरे छोर पर जाएंगे, तो एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के क्रम में बहुत से परमाणुओं से बार बार टकराना पड़ता है। तो बार बार टक्कर होने के कारण ये जो तार हैं, यह तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी हीट उत्पन्न हो जाता है। और हीट उत्पन्न होने के कारण क्या है, यहाँ पर टकराव। तो इन्हीं टकराव के कारण जो गर्मी उत्पन्न हो जाता है, ताप उत्पन्न हो जाता है। तो ये ताप उत्पन्न हो रहा है जो हम देखते हैं इसमें कि ये परमाणु एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में बहुत इसको दिक्कत आ रहा है, ठीक, दिक्कत आ रहा है, यानी कि यह विरोध महसूस कर रहा है। क्यों विरोध महसूस कर रहा है? क्योंकि बार बार परमाणुओं से टक्कर होने के कारण यह विरोध महसूस कर रहा है। और ये जो विरोध महसूस कर रहा है, जो समस्या इसे आ रही है, इसी समस्या को हम कहते हैं प्रतिरोध। यही जो इसको दिक्कतें आ रही हैं, इन्हीं दिक्कतों को हम साइंस का वर्ड यूज करते हैं, प्रतिरोध। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो समस्या उत्पन्न होता है, उन समस्याओं को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अगर इसको भाषा में अगर कहें, परिभाषा अगर इसके सही से बोलें, तो चालक का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो बिल्कुल धारा के प्रवाह में ये जो परमाणु होते हैं, ये विरोध कर रहे हैं, बार बार टक्कर हो रहा है, तो इन्हीं जो विरोध है, इन्हीं विरोध को क्या कहेंगे, प्रतिरोध। तो कहेंगे कि प्रतिरोध कहेंगे। और फिर इन इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बार बार परमाणुओं से टकरा रहे हैं, तो टकराने के कारण इसमें गर्मी उत्पन्न हो जा रहा है, ठीक। तो गर्मी उत्पन्न हो जा रहा है, तो गर्मी उत्पन्न क्यों हो जा रहा है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध है, क्योंकि उसमें विरोध हो रहा है। तो विरोध के कारण गर्मी उत्पन्न हो रहा है, प्रतिरोध के कारण गर्मी उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत चालक का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। तो ताप में कौन बदल रहा है, ताप में बदल रहा है प्रतिरोध। क्योंकि प्रतिरोध क्या है, एक समस्या है, और इसी के कारण जो विद्युत धारा है, विद्युत ऊर्जा है, वह ताप में बदल जा रहा है। अब प्रतिरोध देखते हैं, प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम।
इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है ओम। ओम का संकेत जो होता है। और धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर। विद्युत वाहक बल का होता है वोल्ट, एसआई मात्रक। फिर वोल्टता का तो वोल्ट ही होता है, ये विभवांतर है एक तरह का। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण होता है। अब किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होगा? जैसे कोई चालक है, इस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा? इसको हम सबसे पहले बैटरी से जोड़ेंगे। तो बैटरी से जोड़ेंगे तो एक छोर निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव छोर होगा, दूसरा पॉजिटिव छोर होगा। ये निगेटिव है तो ये भी छोर निगेटिव हो जाएगा, ये भी छोर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें होता है कहा कि यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं, यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे, यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे, ठीक। तो दोनों जगह का वोल्टेज देखेंगे। तो वोल्टेज देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पर 20 वोल्ट है माइनस चार्ज, यहाँ पर मान लेते हैं 50 वोल्ट है पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 50, यहाँ माइनस चार्ज है तो घटाएंगे -20, तो कितना हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 70 वोल्ट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 70 वोल्ट। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन हाई वोल्ट है और कौन निम्न वोल्ट है। तो यहाँ जो है यह वोल्टेज यहाँ पर लो है, यहाँ पर वोल्टेज जो है हाई है। तो करंट का जो प्रवाह होता है हाई वोल्ट से, करंट का जो प्रवाह होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है। यानी कि 50 वोल्ट से -20 वोल्ट की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि वोल्टेज का डिफरेंस कितना आ गया? वोल्टेज का डिफरेंस आ गया 70 वोल्ट। अगर वही इस तरह का कोई तार रहता, अगर कुछ इस तरह से बैटरी रहता, ताकि यहाँ भी 20 वोल्ट और यहाँ भी 20 वोल्ट और दोनों के दोनों प्लस रहता, कुछ इस तरह का कंडीशन उत्पन्न हो जाता। तो हम देखते हैं कि इसका वोल्टेज का डिफरेंस निकालते हैं। तो 20 में से 20 गया 0 वोल्ट आ गया, अंतर वोल्टेज का डिफरेंस 0 आ गया। तो यहाँ पर जो होगा, अगर डिफरेंस वोल्टेज का 0 आ जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं अगर पानी है तो पानी का प्रवाह ऊंचे से नीचे की ओर होता है, हाई से लो की ओर होता है। कभी भी सेम लेवल होगा तो उसमें पानी का प्रवाह नहीं होगा। लेवल जब बराबर हो जाएगा उस समय पानी का प्रवाह नहीं होगा। जब भी पानी का प्रवाह होगा हाई से लो की ओर होगा, ऊंचा से नीचे की ओर होगा। बिल्कुल उसी प्रकार करंट का भी प्रवाह होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। अगर दोनों जगह वोल्टेज सेम होगा दोनों छोर पर, तो करंट का प्रवाह नहीं होगा। तो करंट का प्रवाह कैसे हो रहा है? वोल्टेज के डिफरेंस के कारण। यानी कि इसमें देखें कि विद्युत धारा का प्रवाह किन के कारण हो रहा है? तो प्रतिरोध में अंतर के कारण, ताप में अंतर के कारण, विद्युत विभव में अंतर के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभव में अंतर के कारण, विद्युत विभव यानी कि वोल्टेज में अगर डिफरेंस होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगर डिफरेंस 0 तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है या फिर इकाई होता है, अनंत होता है, यह धारा पर निर्भर करता है। इसमें से क्या होगा आंसर? तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, एमीटर क्या होता है? एमीटर जो होता है यह करंट मापता है, विद्युत धारा मापता है, ठीक।
अब बताइए कि इसमें आमीटर का जो प्रतिरोध होगा इनमें से कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। तो अब देखते हैं कि आमीटर जो है विद्युत धारा मापता है और यह किस तरह से लगाया जाता है आमीटर को। तो आमीटर को किसी भी हम सीरीज में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यानी कि सीरीज कनेक्शन में, सीरीज में हम इसे लगाते हैं। तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं इसे, तो यानी कि इस तरह से तार है कोई, अब बीच में कहीं आमीटर हम लगा दिए। तो बीच में हम लगा दिए, ये तार हो गया, करंट इसे जा रहा है, करंट का प्रवाह हो रहा है। तो बीच में लगाते हैं, तो अगर इसका प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा, प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं R से, अगर प्रतिरोध इसका ज़्यादा होगा, तो प्रतिरोध ज़्यादा का मतलब क्या होगा, आमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा यानी कि यह करंट का विरोध ज़्यादा करेगा। तो जब करंट का विरोध ज़्यादा करेगा तो इससे करंट कम सप्लाई होगा, तो करंट कम सप्लाई होगा तो यह करंट का सही माप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम रखा जाता है, लगभग शून्य रखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक आदर्श आमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो वह खुद करंट का विरोध करने लगेगा, और जब वह खुद करंट का विरोध करने लगेगा जो कि मापने के लिए लगाया गया है, तो सही करंट का मापन नहीं कर पाएगा, कम करंट मापेगा। तो इसलिए आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहीं पर देख लेते हैं कि एमीटर जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और फिर इसका जो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, यह धारा मापता है, विद्युत धारा मापता है। तीनों चीज़ बता दिया गया, श्रेणी क्रम भी बता दिया गया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। देखते हैं आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह 0 होता है, इकाई होता है, या अनंत होता है, या धारा पर निर्भर करता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर जो होगा, देखते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है या कहीं भी इसे समानांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। जहाँ भी कनेक्शन किया जाता है तो इसे समांतर क्रम में, या फिर इसको कहेंगे पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, पैरेलल सीरीज में लगाया जाता है, समानांतर क्रम में लगाया जाता है। और जो वोल्ट मीटर जो होता है यह मापता क्या है, वोल्ट मीटर यह मापता क्या है, तो ये मापता है विभवांतर। विभवांतर मापता है, और फिर विभवांतर का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो होता है वोल्ट। ठीक, तो आदर्श वोल्ट मीटर होगा, उसका प्रतिरोध देखते हैं क्या होगा। जब भी कनेक्शन कहीं होता है तार का, इस तरह से अगर रहेगा तो इसको बीच में यहाँ से कट करके, यहाँ से कट करके जोड़कर, और बीच में लगाया जाता है आपका इस तरह से वोल्ट मीटर लगाया जाता है। अब ये मापता कैसे है, यहाँ वोल्टेज मान लेते हैं 0 है, यहाँ वोल्टेज है 20 वोल्ट। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20 में से 0 गया
20 वोल्ट, डिफरेंस दोनों का निकालेंगे तो 20 वोल्ट आएगा, तो इसमें दिखा देगा 20 वोल्ट। अगर ये 220 वोल्ट है, अगर ये 0 वोल्ट है तो वोल्ट मीटर जो होगा 220 वोल्ट दिखा देगा। और ये जो वोल्ट मीटर होगा मशीन के रूप में होगा, मशीन होगा, तो इस मशीन में जो होगा 220 वोल्ट दिखा देगा। यहाँ अगर डिफरेंस 220 का होगा तो 220 वोल्ट इसमें दिखा देगा, यानी कि जितने का डिफरेंस होगा उतना वोल्टेज इसमें दिखा देगा। अब इसमें जो करंट प्रवाहित होता है वो करंट प्रवाहित सीधा सीधी हो जाए, यानी इधर से होकर ना जाए, तो उसके लिए इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है। जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध को बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है। यानी कि अगर आदर्श वोल्ट मीटर होगा तो उसको जो प्रतिरोध होगा वो अनंत कर दिया जाता है, अनंत होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो देखते हैं चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। तो प्रतिरोध को तो मैंने बताया कि प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध धारा के प्रवाह में एक रुकावट है, जो रुकावट होता है उसी रुकावट को कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को रेसिस्टेंस इंग्लिश में कहते हैं, रेसिस्टेंस, और इसको दर्शाते हैं आर से चालू है इसलिए दर्शाते हैं इसको आर से। इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई मात्रक, वो होता है ओम, OHM इंग्लिश में संकेत होता है इसका, ये ओम का। तो यह हो गया एसआई यूनिट। और एक फार्मूला होता है आर बराबर ρL/A। यहाँ पर आर प्रतिरोध हो गया, एल हो गया लंबाई, चालक तार की लंबाई, एल से लेंथ होता है, ए से होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया है इसलिए ए से दर्शाते हैं। और ये हो गया लंबाई, ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। और रो जो हो गया ये रेसिस्टिविटी होता है, यानी कि प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता। आर तो प्रतिरोध हो गया, आर प्रतिरोध हो गया। अब इसमें देखते हैं कि ये जो हम लोगों का आया आर बराबर ρL/A, तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है समझ में नहीं आता है। इसको अगर हम मोटाई कहें, तार की मोटाई, तो तार की मोटाई कहने पर समझ में आता है। ये हो गया लंबाई, ये हो गया तार की लंबाई, एल लंबाई, ए तार की मोटाई, आर प्रतिरोध। क्वेश्चन में दिया था कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में आर और एल दोनों सामने हैं, यानी कि आर और एल सामने है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आर का मान बढ़ाएंगे तो एल का मान भी बढ़ेगा, एल का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान भी बढ़ेगा, यानी आर और एल दोनों समानुपाती है, दोनों सामने सामने हैं, यानी कि समानुपाती है। यानी लंबाई जैसे हम बढ़ाएंगे, किसी तार की लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, लंबाई अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। और इसी फार्मूला में आर और ए को देखा जाए, यानी कि प्रतिरोध और मोटाई को देखा जाए, तो ये दोनों विपरीत है, एक है बटा के नीचे और यह है ऊपर। तो कहा जाएगा कि आर में और ए में किस तरह का संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, यानी कि उल्टा का संबंध है। तो उल्टा का संबंध है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के।
तो इसमें क्या होगा कि मोटाई बढ़ेगा, जब मोटाई बढ़ेगा तब प्रतिरोध घटेगा, और फिर मोटाई घटेगा तब प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कि क्या होगा, R बराबर रो L बाई ए। यहाँ R और A दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब A का मान अगर बढ़ाएंगे, यानी मोटाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का होगा, घट जाएगा। अगर A का मान घटाएंगे, यानी कि तार की मोटाई अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध का होगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, A को घटा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ रहा है। मोटाई घटने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। ये उल्टा संबंध होता है। फार्मूला से ही हम देख कर हमें इस सब याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फार्मूला याद रखेंगे, देखेंगे सामना सामनी है, यानी कि समानुपात है तो एगो का मान बढ़ेगा तो दूसरा का मान भी बढ़ेगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो एगो का मान बढ़ेगा तो दूसरा का मान घट जाएगा। इस तरह से हमें इस याद करने का कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर इसी बात को हम समझना चाहें प्रैक्टिकली तो कोई तार ले लेते हैं हम। ये तार हो गया, ये तार हो गया, और सेम इसमें करंट प्रवाह होगा। तो करंट मान लेते हैं 1 मीटर का है, 1 मीटर का यह तांबे का तार है। तांबे को Cu संकेत होता है, कॉपर। तो तांबे का Cu होता है, 1 मीटर लंबा तार ले लेते हैं। सेम इतना ही मोटाई का एक दूसरा तार ले लेते हैं। मोटाई सेम है, ये दिखने में भले अलग अलग है लेकिन समझना है मोटाई सेम है। ये 2 मीटर लंबा हो गया, इसका लंबाई 1 मीटर, इसका लंबाई 2 मीटर। तो लंबाई इसको बढ़ा दिया गया जबकि मोटाई सेम है। तो अब इसमें देखेंगे, इसका भी मोटाई A, इसका भी मोटाई A। तो लंबाई जैसे हम बढ़ा दिए तो इसमें होगा क्या कि जो करंट इसमें प्रवाहित होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर पर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे बहुत से परमाणुओं से टकराना पड़ेगा। यानी बहुत से परमाणुओं से टकरा कर तब जाकर दूसरे छोर पर पहुँचेगा। और यहाँ जो होगा, इसमें जो इस छोर का परमाणु जो होगा, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 1 मीटर लंबाई का यात्रा करेंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आने तक 2 मीटर लंबाई का सफ़र करेगा। अब देखते हैं कि यहाँ छोटा रास्ता है तो कम समस्या होगा, यहाँ लंबा रास्ता है तो समस्या ज़्यादा होगा। तो समस्या को ही तो प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि ये ज़्यादा समस्या हो गया, यानी प्रतिरोध यहाँ ज़्यादा हो गया, प्रतिरोध यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर लंबाई कम है तो जल्दी ही यात्रा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर समस्या कम होगा, यानी कि वहाँ प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। तो ये तो लंबाई हो गया प्रतिरोध में संबंध, कि लंबाई कम तो प्रतिरोध भी कम। अगर लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ये एक तार हो गया 1 मीटर का, एक तो और तार है, ये भी 1 मीटर लंबाई का है। तो इसका जो मोटाई है कम है, इसका मोटाई काफ़ी ज़्यादा है। मान लेते हैं अगर इसका मोटाई अगर 2 मीटर स्क्वायर है तो इसका मोटाई अगर ले लेते हैं यहाँ 15 मीटर स्क्वायर है, 15 मीटर स्क्वायर इसका है, इसका 2 मीटर स्क्वायर तो इसका 15 मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें होगा क्या कि इसमें जो परमाणु हो गए, मान लेते हैं यहाँ पर परमाणु, मान लेते हैं 3 ठो होंगे परमाणु, इस तरह से सजे होंगे। वैसे तो होते हैं अनगिनत, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 3 होंगे, लेकिन इसमें तो परमाणु बहुत से होंगे, लंबा हो जा रहा है तो इसमें बहुत से होंगे। तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए गैपिंग जो है, 1 गैपिंग, 2 गैपिंग, 3 गैपिंग, 4 गैपिंग, 4 गैपिंग मिल रहा है, यानी कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन कम है, 1 और 2 ही गैपिंग है इलेक्ट्रॉन को इस छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए। तो यहाँ पर तो एक जो हम लोगों का ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन को सुगमता से कुछ आसानी से
इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है, लेकिन यहाँ जो है संकीर्ण है, रास्ता जो है पतला है, तो पतला रास्ता में जो है समस्या ज़्यादा होता है। अगर रास्ता चौड़ा होता है तो उसमें आसानी से आदमी सफ़र कर सकता है। तो जो चौड़ा रास्ता है उसमें समस्या कुछ कम रहता है, और जो संकीर्ण रास्ता है, पतला रास्ता है, उसमें समस्या ज़्यादा होगा। तो इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा और इसमें जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा। अब ये अगला क्वेश्चन है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है या शून्य हो जाता है? देखते हैं पिछले क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया कि नहीं। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? तो लंबाई बढ़ेगा तो सफ़र भी लंबा हो जाएगा, तो सफ़र लंबा हो जाएगा तो समस्या भी ज़्यादा हो जाएगा, समस्या ज़्यादा यानी कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझ में नहीं आता है, मोटाई ले लेते हैं। तो तार की जो मोटाई होगी वो मोटाई अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? प्रतिरोध यानी कि आर पर, प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? तो मोटाई बढ़ेगा यानी कि रास्ता चौड़ा हो गया, जो ये तार है एक मोटाई ज़्यादा हो गया, यानी कि ये जो रास्ता है ये रास्ता चौड़ा हो गया। तो जब भी रास्ता चौड़ा होगा तो यात्रा सुगमता से होती है, यानी मोटाई बढ़ गया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, समस्या क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बस इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ में चालन नहीं होगा समान पदार्थ के तार में, असमान पदार्थ के तार में, या फिर समान विद्युत वाहक बल के तार में, या उपयुक्त सभी। तो चालन कब नहीं होगा? मैंने बताया था एक बार, कुछ देर पहले बताया था कि अगर इस तरह का कुछ तार है और इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, अगर इस छोर का भी 20 वोल्ट है वोल्टेज और इस छोर का भी वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो दोनों का अगर वोल्टेज का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि पोटेंशियल जो है डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 0। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल यानी विभव होता है, यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल जो है 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट और 20 वोल्ट का डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 20 से 20 का डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो अगर किसी कारणवश दोनों छोर का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर जो होगा समान हो जाएगा। तो समान होने के कारण जो डिफरेंस निकालेंगे वो 0 आ जाएगा, और इस कारण से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो पदार्थ में चालन नहीं होगा कब? जब समान विद्युत वाहक बल के तार होंगे, तब समान विद्युत वाहक बल के तार होंगे तब। विद्युत वाहक बल क्या है? ये भी एक प्रकार का सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, यह एक प्रकार का विभवांतर है। एक तरह का यह विभव है। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें किसकी चालकता अधिकतम होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन की। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट का प्रवाह ठोस में होता है, हर एक ठोस में नहीं, ठोस धातु में होता है, कुछ अधातु में भी होता है। जैसे अधातु में किस में होता है? अधातु में होता है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रेफाइट, जो पेंसिल में लगता है, ग्रेफाइट में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठोस धातु होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन वही अगर जलीय विलयन ले लिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है? बस जलीय विलयन में एसिड रहता है, एसिड इसमें भरा रहता है, जल रहेगा
H2SO4 रहेगा, सॉरी H2O रहेगा और कोई एसिड रहेगा। एसिड में जनरली बैटरी में जो होता है H2SO4 रहता है। तो इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट रहता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट का प्रवाह होता है वो होता है आयन के कारण, और जो होती है इसकी जो चालकता होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी चालकता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखते हैं कि इसमें चालकता अधिकतम किसकी होगी, तो चालकता अधिकतम होगी आयन्स की। अधिकतम चालकता किसकी होगी, आयन की। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कौन विद्युत धारा को मापता है, तो विद्युत धारा को मापता है, मैंने बताया था कि एमीटर मापता है विद्युत धारा को। ये देखते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई जो मात्रक होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, और ओम नाम है। एसआई मात्रक जो है एसआई यूनिट ओम है। और इसी को ओम में अगर मीटर जोड़ दें, ओम मीटर, यानी कि यह प्रतिरोध को मापेगा। ठीक, तो ओम मीटर प्रतिरोध को मापेगा। तो यहाँ ओम मीटर प्रतिरोध, आमीटर जो है विद्युत धारा को मापेगा। वोल्ट मीटर किस चीज़ को मापेगा, तो विभवांतर को मापता है। विभवांतर को मापता है। हाइड्रोमीटर किस चीज़ को मापता है, तो ये जल की, हाइड्रोमीटर जो है यह मापता है डेंसिटी को, यानी कि घनत्व को, जल के घनत्व को। किसी चीज़ में किसी चीज़ की घनत्व कितना है, जलीय विलयन का या फिर जल का या फिर जो भी जलीय चीज़ है, दूध का, इस सब को डेंसिटी को यह मापता है हाइड्रोमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध इनमें से किन पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है इनमें से किन पर, चालक के पदार्थ पर, या चालक की लंबाई पर, या चालक ये होगा, यहाँ चालक होगा, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक के प्रतिरोध पर। तो इनमें से देखा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है R बराबर रो L बाई ए जब हम लिखते हैं तो यहाँ रो जो है यही होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है यह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। जो चालक का इंटरनल गुण है उस पर निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, या तो इसको प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। तो ये चालक के पदार्थ पर यह निर्भर करता है। प्रतिरोध लंबाई क्षेत्रफल लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। मोटाई को कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लेकिन जो रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है, यह निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक न्यूमेरिकल है। 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 16 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तब इसको सॉल्व करिए लोग, सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए लोग। इसे देखते हैं कि दो गो प्रतिरोध है और दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और एक बैटरी है, इसी से बैटरी से जोड़ा गया होगा। एक प्रतिरोध ये रहा, और दूसरा प्रतिरोध ये रहा। इस तरह से कुछ जोड़ा गया है। दो गो प्रतिरोध है, एक यहाँ प्रतिरोध है और एक ये है, एक ये प्रतिरोध है, दो गो है। एगो 14 ओम का है, एगो 16 ओम का है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे कैसे, जैसे मान लेते हैं R1 हो गया, ये R2 हो गया। R1 का मान मान लेते हैं 14 ओम, R2 का मान लेते हैं आपका 16 ओम दिया गया है, एगो 14 एगो 16 ओम। तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे, तो इसको जोड़ने का जो तरीका होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2।
R2, अगर यह समांतर क्रम में होगा तब, समांतर क्रम में होगा तब। तो दिया गया है कि समांतर में जोड़ना है, तो समांतर में है तो इससे जोड़ना है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r1 का मान 1/14 प्लस 1/r2 का मान 1/16। तो 1/r बराबर 14, 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 16 और 7 से गुना करेंगे तो 16 7 कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। अब देखते हैं 14 से यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, कितना हो गया? 8 7। 1/r बराबर 8 7 15/112। अब करेंगे क्या? 1/r जो है इसको पलट देते हैं, तो पलटेंगे तो क्या होगा? ऊपर लिखते हैं 1/r को पलटेंगे तो r/1 हो जाएगा। r/1 को केवल r लिखते हैं, और जब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 112/15। इतना ओम हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं इसमें से कुछ कटेगा नहीं, तो इतना ही ओम हम लोगों का आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर में तो ये दिया नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है। आंसर हम लोगों का इतना ही होगा, 112/15 ओम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो ये देखते हैं एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। जैसे विद्युत धारा का एक फार्मूला होता है I बराबर Q/T, यानी विद्युत धारा बराबर I जो है Q या आवेश I बटा में होता है समय। ठीक, अब इसी को हम अरेंज कर दें, Q को इधर ही रहने दें और T को इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा? IT, उधर आ गया Q, तो फार्मूला आ गया Q बराबर IT। तो Q बराबर IT हो गया। I का क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर होता है। और T का क्या होता है? T का होता है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड आ गया। तो एम्पियर सेकंड मात्रक आ गया किसका? इसका। ये क्या है? तो यह है Q, यानी कि आवेश। तो आवेश का मात्रक आ गया एम्पियर सेकंड। आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है। आवेश का मात्रक जो है फार्मूला से आ गया Q बराबर IT होता है, और IT से I का एम्पियर और T का सेकंड, समय का सेकंड होता है। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो गया? आवेश का मात्रक हो गया। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। जैसे हम देखें कि आपको यहाँ ऊर्जा जो है, ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा, तीनों का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। तीनों का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है जूल, और शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है वाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया है 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब देखिए कितना ओम होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। देखते हैं फॉर्मूला होता है R बराबर रो L/A, और जो A होता है ये होता है मोटाई। तार का जो इस तरह से मोटाई जो होता है, यह मोटाई होता है A। ये किस तरह का मोटाई होता है? वृत्ताकार रहता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। तो हम फार्मूला अगर लिखें R बराबर रो L और बटा में A के जगह पर पाई r स्क्वायर। यहाँ पर हमें R से है और केवल यहाँ स्मॉल r स्क्वायर जो कि त्रिज्या है, इसका वृत्ताकार भाग जो है इसका त्रिज्या है, तो उसी से मतलब है। तो यहाँ R और यहाँ पर बटा में है 1/r², इतना से मतलब है हमें।
तो यहाँ पर आर और आर स्क्वायर दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि देखते हैं। अच्छा, यहाँ देखते हैं कि कहा गया है कि तार को दोगुना कर दिया जाता है। अगर सिंपली तार को दोगुना कर दिया जाएगा, यहाँ पर यह नहीं बताया जा रहा है कि तार को खींच कर दोगुना किया गया है, केवल तार को दोगुना कर दिया गया, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगर लंबाई दोगुना हो जाएगा तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको जोड़ना चाहिए, तार को 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है। तो नए प्रतिरोध की गणना करें। तो इस तरह से जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, वो कैसे निकालेंगे, तो इसे हमें नहीं देखना होगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखते हैं कि अगर खींच कर दोगुना किया जाता है, अगर डायरेक्ट दोगुना कर दिया जाएगा, इतना लंबाई है और जितना लंबाई अगर 1 मीटर का है और 2 मीटर का ले लिया गया तो प्रतिरोध 12 दूना 24 हो जाएगा। लंबाई दोगुना तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। लेकिन अगर खींच कर दोगुना किया गया है तो जैसे इसको खींचा जाएगा तो इसका मोटाई क्या हो जाएगा, पतला, लंबाई हो जाएगा 2 मीटर, लंबाई हो जाएगा 2 मीटर और मोटाई हो जाएगा आधा। तो मोटाई कितना हो गया, आधा। अगर यहाँ मोटाई अगर ए था तो यहाँ मोटाई हो जाएगा a/2। तो देखते हैं कि अब नया वाला जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, रो। एल कितना हो गया, एल दोगुना हो गया, यानी एल हो गया 2L। सीधा हम मान रखते हैं। आर बराबर रो, एल कितना हो गया, पहले 1 था अब हो गया 2L। अब यहाँ मोटाई कितना हो गया, तो मोटाई हो गया पहले ए था अब हो गया a/2। तभी पलटेगा तो कितना हो जाएगा, आर बराबर, इसको हम पलटेंगे तो आर बराबर रो, 2 चल जाएगा सबसे ऊपर, 2 दूनी के 4L बटा में ए। तो इस 4 को बाहर निकाल देंगे, 4 इंटू रो L/A। तो ये कितना है, पुराना वाला आर है, ये R1 है, R1 बराबर 4 इंटू आर। तो नया वाला जो आर है वो पुराने वाले आर का 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिया गया है। चलिए, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।